हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ नाज़िया। क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, द ऑथोरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, मोड ऑफ प्रोमulgations एंड डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल की टॉपिक क्लियर किए थे। इस चैप्टर का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के चेक कर ले। ये पार्ट 3 है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन है। सो स्टार्ट करते हैं। It is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provision. A constitution that, for instance, allow permanent majorities to press a minority group within society will give minorities no reason to go along with the provision of the constitution. So, friend, एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन चाहिए जो सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, बिकॉज सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं और सारे लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन एक्सेप्ट होना ही चाहिए, तब जाकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल और एक्सेप्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन हो जो मेजॉरिटी को एडवांटेज देता हो और माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रहा हो, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा? नेवर। इस कॉन्स्टिट्यूशन को माइनॉरिटी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वैसे देखा जाए तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट जस्टिस नहीं दे सकता है, लेकिन पीपल को कन्विंस कर सकते हैं कि उन्हें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और बेसिक जस्टिस प्रोवाइड करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन कि हमें जस्टिस मिल जाएगा, तब जाकर के सारा सेक्शन सोसाइटी का इसे एक्सेप्ट करेगा। So the more constitution preserve the freedom and equality of all its member. देखिए, जितना ज्यादा फ्रीडम एंड इक्वलिटी प्रोवाइड किया जाएगा उतना ज्यादा वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा। Does the Indian Constitution broadly speaking give everyone a reason to go along with its broad outline? तो ये क्वेश्चन है जो हम इस बुक स्टडी करने के बाद देखेंगे, तब जाकर के समझ करके सॉल्व कर पाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इट्स मीन बैलेंस ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दिया गया है। दुनिया भर की कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिखा है कि गवर्नमेंट के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं उनके फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। पर क्या होता है ना फ्रेंड, जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और अपने पावर को इंक्रीज करने में लगे रहते हैं, तो इसे अवॉइड करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिजाइन या इस तरीके से बनाना होगा कि कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन पावर को मोनोपोली नहीं करना है, वो हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पावर को फ्रैगमेंट करना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर को बांटा हुआ है, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग करना, एक्सिक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को चेक करती है, जैसे फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा आ जाती है। और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके भी अलग अलग फंक्शन और पावर है। फॉर एग्जाम्पल, देश भर में इलेक्शन करवाना। सो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो ये लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव्स और जुडिशरी है, उन्हें जो पावर दिया गया है, जैसे इनमें से अगर कोई ऐसी गलती करता हो तो इनमें से जो दूसरे ऑर्गन होंगे वो इसे चेक कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ पास करता है जिसमें बहुत सारे मिस्टेक हो या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो या फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, तो जुडिशरी हैव द पावर कि वो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिक्लेयर कर सकता है। सो पार्लियामेंट को पूरा पावर नहीं दिया गया है। सो लेजिस्लेचर ट्राई करेगा कि ऐसा लॉ पास करे जिससे वो पावरफुल हो जाए, बट जुडिशरी का काम है कि इसे चेक करे। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर जुडिशरी अगर कोई किसी टाइप की मिस्टेक कर दी या कोई
अगर कोई जज कोई मिस्टेक करता हो तो गलत डिसीजन लेता हो या तो कुछ भी रॉन्ग करता हो तो लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो इसे चेक करे। तो इस तरीके से चेक एंड बैलेंस का सिलसिला चलता रहता है और कोई भी सुप्रीम नहीं हो पाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंड जो कि नेक्स्ट पैरा में बता रहा है। फ्रेंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम सर्कमस्टेंस के हिसाब से चेंज कर सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इनैक्ट हुआ था और ये क्रिएटेशन 1946 से शुरू हुआ था। उस वक्त का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ था उस वक्त का सर्कमस्टेंस अलग था। उस वक्त के सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया है और अभी का कॉन्स्टिट्यूशन सर्कमस्टेंस हमारा बिल्कुल अलग है। लगभग 70 साल से भी ज्यादा पहले का वो सर्कमस्टेंस था और अभी के सर्कमस्टेंस जो है बिल्कुल बदल चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्रोविजन दिया जाना चाहिए। अगर ये चेंज नहीं होगा तो इसे हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अगर चेंज होता है, अगर चेंज कर सकते हैं तो ये इसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं। लेकिन हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है। तो इस तरीके से ये बैलेंस मेंटेन करते हैं। क्यों रिजिड नहीं है या फ्लेक्सिबल नहीं है? बिकॉज अगर फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि इसकी को अगर हम अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसके कोर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसे हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यू को प्रिजर्व करके रखना होगा। बेसिक वैल्यू और स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट अगर हो भी जाता है, ऐसा पार्लियामेंट अगर लॉ पास भी कर देता है तो जुडिशरी जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट होता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हम इस तरीके से लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं क्योंकि ये बैलेंस बना करके रखता है। This arrangement also ensure that no section or a group can own its own subvert the constitution. So friend, thank you. आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।